Hello friends, in the previous section we have completed exercise 9.5. In today's class we are going to proceed with our exercise 9.6. Before proceeding with exercise 9.6, first of all let us understand the concept of this exercise. कि इस exercise का concept क्या है पहले वो समझते हैं. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है या आपने क्या समझा है. Till now what we have studied that dy by dx is equal to, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, dy by dx is equal to this x square plus y square upon x square plus xy. Now here y is dependent variable and x is independent variable. अगर आप इसको लिखते हो dx by dy it means x is dependent variable, जो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है और ये इसकी वैल्यू है. अभी तक हमने ये पढ़ा, राइट. अब आप ये देखो यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसकी डिग्री क्या है 2. अगेन जो यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 2. ये क्लियर हो गया. बट जो आपका एक्सरसाइज 9.6 का कंसेप्ट है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो आपकी 1 होती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कैसे पहचान करोगे, कैसे जज करोगे कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर. जैसे कि आप ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मींस इफ डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 1 के इक्वल होता है, अगर डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 1 के इक्वल होता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल देखो, एक्स डी वाई प्लस 3y dx इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर 2x dx. नाउ यहाँ आपको dx दिखाई दे रहा है, ये dx दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे. हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा एक्स टी वाई इक्वल टू, अब यहाँ आप देखो ये हो गया आपका एक्स ई रेस टू पावर 2x dx माइनस 3y इंटू dx. Now from here what we can do, we can take dx कॉमन. अगर आप यहां से dx कॉमन लेते हो, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x e रेस टू पावर 2x माइनस 3y. ये क्लियर हो गया. देन वी विल फाइंड, देखो ऑप्शन दोनों अवेलेबल होता है dx बाय dy, लेकिन अगर आप यहां से dx बाय dy करोगे, अगर आप इसको dx बाय dy बनाते हो सॉरी, तो व्हाट वी विल हैव x अपॉन एक्स ई रेस टू पावर 2x माइनस 3y. इन दैट केस आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको पता सेपरेट हो नहीं सकता. तो आइडियली आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें dy बाई dx के साथ ही आगे जाना है. देर आर वेरियस क्वेश्चंस जिसमें क्या होता है dy बाई dx और dx बाई dy हम दोनों के साथ जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस चीज को जज करना आना चाहिए कि dy बाई dx ज्यादा आपको सुटेबल रहेगा या dx बाई dy. यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर dy बाई जो dx है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो भी आपकी फॉर्म बनेगी उस पर आप न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हो. ये चीज क्लियर होगी. तो हमने इसको बना दिया dy बाय dx. तो ये जो मल्टीप्लाई था यहाँ पर वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो. अब देखो आप, क्या मैं x और y वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ. एक्स ई रेस टू पावर 2x अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 3y अपॉन एक्स. मैं यहाँ पर x और y फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकता. तो जो मेरा 9.4 एक्सरसाइज का मेथड है वो फेल हो गया. फिर नेक्स्ट मेथड जो आपने सीखा वो 9.5. अब उसके लिए आपको ये जज करना होगा क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम चेक करते हैं, हम x की जगह पुट करते हैं लैम्डा x, y की जगह पुट करते हैं लैम्डा y. dy बाई dx का मतलब है कि ये आपका जो फंक्शन है वो है f इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई. तो जैसे आपने x की जगह लैम्डा x पुट किया तो ये हो गया f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y. अब जहां आपका x है वहां आ जाएगा लैम्डा x, जहां आपका x है वहां आ जाएगा लैम्डा x. इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट लैम्डा y अपॉन लैम्डा x. अब देखो यहां से आप लैम्डा तो कॉमन ले सकते हो,
बट व्हाट अबाउट दिस लैम्डा, इस लैम्डा को आप कॉमन ले ही नहीं सकते, और जब तक आप इसको कॉमन नहीं ले सकते तो आपका ये जो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं आ सकता। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो क्या होगा, लैम्डा कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स ई, इसको आप कॉमन नहीं ले सकते तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स-3 वाई अपॉन में लैम्डा एक्स है, ये कैंसिल हो गया। इस लैम्डा की वजह से ये एफ एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आपका 9.5 एक्सरसाइज का मेथड भी क्या हो गया, फेल। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे 9.5 का मेथड फेल हो गया तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका वो क्या आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट होता क्या है, किस तरह से हम जज करते हैं, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दो फॉर्म्स में होती है। इधर यू विल हैव dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड सेकंड फॉर्म इज सॉरी, सेकंड फॉर्म इज dx by dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, प्लस पी एक्स इक्वल टू। नाउ अब देखो इसकी पहचान क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और y की जो डिग्री है वो 1 है। x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x की जो डिग्री है वो 1 है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्लियर हो गया। तो जो y का कोफिशिएंट होगा आपका गिवन इक्वेशन में, दैट इज वो आपकी p की वैल्यू होगी, और इक्वल टू में जो होगा वो आपका q होगा। गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इस फॉर्म में होगी, जो सेकंड फॉर्म में होगी, इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा आपका वो आपकी p की वैल्यू होगी, और इक्वल टू पे फिर जो वैल्यू होगी वो आपका q होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगेन dy बाय dx का जो कोफिशिएंट है या dx बाय dy का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए। जैसे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में था वही सेम चीज यहाँ है, dy बाय dx या dx बाय dy का जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा। और एक चीज ये भी बताया था, मेजोरिटी में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जहां आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा dx बाय dy। एग्जाम्स में भी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलते हैं, रेयर केस में आप भी है, लेकिन आपकी साइड से पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब जैसे आपने, अब आपको ये समझ में आ गया कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। और p क्या होता है, q क्या होता है, ये भी समझ में आ गया कि जो जैसे फर्स्ट फॉर्म में p क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, सेकंड फॉर्म में p क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल। यहाँ तक सारी चीज क्लियर होगी। अब कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वन। स्टेप वन क्या होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप वन, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका वो होगा इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स पावर, और इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपका होगा ई रेज टू पावर पी डी वाई। मीन्स यहाँ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी एक्स एक्स है तो पी डी एक्स हो गया, यहाँ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो ई रेज टू पावर, ई रेज टू पावर पावर में है, फिर से बता देता हूँ कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ई रेज टू पावर पी डी एक्स, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो पी डी एक्स, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो पी डी वाई। स्टेप वन क्लियर हो गया, राइट। देन स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना होता है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इस फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू, यहाँ आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अगेन स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू इज फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इस फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां अगर आप देखो
यहाँ अगर आप देखो तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो आप लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ आ जाएगा dy। कंपैरिजन में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके लिए जज करना इजी हो जाए। यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो इसका कंसेप्ट था, राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसकी डिग्री है वो भी क्या है, 1। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिग्री 1, तो मुझे देखते समझ में आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोफिशिएंट ऑफ y मेरा क्या होगा p, तो यहाँ p आपका 2 है, और इक्वल टू में जो ये वैल्यू है ये आपका q है। ये समझ में आ गया। तो कैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इक्वेशन 1। अब ये कौन सी फॉर्म है, मैंने कहा मेजोरिटी में जो आपको फॉर्म मिलेगी वो ये फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। जब आप कंपैरिजन करोगे तो y का कोफिशिएंट क्या है p, तो p आपका होगा 2, इक्वल टू में क्या है साइन x, तो q आपका क्या होगा साइन x। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है सारी चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू पावर p dx विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, e रेस टू पावर p आपका 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 dx। अब आपको पता है देखो 2 तो आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेस टू पावर dx। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेस टू पावर dx। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। देन वी विल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यही बताया था आपको, राइट। आप देख सकते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इज इट क्लियर, ठीक है। देन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेस टू पावर 2x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q आपका क्या है, q इज साइन x इंटू e रेस टू पावर 2x dx। ये क्लियर हो गया यहां तक। नाउ हाउ विल वी प्रोसीड, देखो यहां आप अप्लाई करोगे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन, यही होता है, राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेस टू पावर 2x dx minus sine of integration derivative of first function that is sin x derivative integration of second e raised to power 2x dx and whole integration। यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। now what we will have y into e raised to power 2x sin x, e raised to power 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e raised to power 2x by 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, e रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेस टू पावर 2x by 2 dx। ये क्लियर हो गया, राइट। देन y into e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 2x into sin x अपॉन 2 माइनस कांस्टेंट है 1 by 2, वी आर लेफ्ट विथ cos x into e रेस टू पावर 2x dx। अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड। अगेन वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन में, राइट। देन
Now what we will have, e raised to power 2x sin x upon 2 minus 1 by, again first function is as such as, that is cos x, integration of second function e raised to power 2x dx minus sign of integration, derivative of first function into integration of second function and then whole integration. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा e raised to power x dx, then whole integration. Then what we will have, देखो y into e raised to power 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, e raised to power 2x sin x by 2 minus 1 by 2. e raised to power 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to power 2x by 2. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, sin x e raised to power 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to power 2x by 2 dx. ये क्लियर हो गया. देन now what we will have, y into e raised to power 2x, देखो e raised to power 2x sin x by 2 माइनस e raised to power 2x cos x, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया माइनस e raised to power 2x cos x, 2 2 जा 4. ये क्लियर हो गया. देन प्लस माइनस, दैट इज माइनस 2 into 2, तो 1 by 4 e raised to power 2x sin x dx. ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, e raised to power 2x sin x dx. देखो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power sin x dx हमारा किसके इक्वल है, y into e raised to power 2x फ्रॉम इक्वेशन 2. From equation 2, integration of sin x into e raised to power 2x dx is equal to y into e raised to power 2x. So can I say that in place of this value, we can write y into e raised to power 2x, right? तो सारा प्रॉपर सारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तो आगे आ जाएगा प्लस सी और यहाँ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2. जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन सारे कंप्लीट हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और प्लस में आ गया कांस्टेंट सी. ये क्लियर हो गया. नाउ y into e raised to power 2x, ये माइनस है, यहाँ के शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस 1 by 4 into y into e raised to power 2x इक्वल टू e raised to power 2x by 2 e raised to power 2x, ये 4 है, इसको मैं ले सकता हूँ 2 into 2, तो आप इसको कॉमन ले लो. वी आर लेफ्ट विथ sin x माइनस cos x by 2, cos x by 2 प्लस में क्या हो गया c. ये क्लियर हो गया स्टेप. देन फ्रॉम दीज टू टर्म y into e raised to power 2x आप कॉमन ले सकते हो. फ्रॉम वेयर वी विल हैव 1 plus 1 by 4 इक्वल टू e raised to power 2x. यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x अपॉन में क्या हो जाएगा 2. अब ये 2 और ये 2 ये हो जाएगा 4 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c. ये क्लियर हो गया. 4 plus 1 हो जाएगा 5 by 4 y into e raised to power 2x इक्वल टू e raised to power 2x by 4 विद इन ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x प्लस c. ये भी क्लियर हो गया, राइट. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, या आप इस 4 को ऐसे इट इज यहाँ शिफ्ट कर दो, या आप डायरेक्टली भी आप देख सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 4 से 4 कट जाएगा. तो वी आर लेफ्ट विथ 5 by e raised to power 2x इक्वल टू e raised to power 2x विद इन ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x. और देखो कैंसिल करने से पहले आपको पहले इसको एलसीएम में लेना है. मेरी बात समझ में आ रही है. इसलिए आइडियली क्या कहा गया, मल्टीप्लाई बाय 4, या तो आप इसको ऐसे करो 5 by 4 y into e raised to power 2x, ये c by 1 है तो आप एलसीएम में लो 4, तो ये हो जाएगा e raised to power 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस 4 into c क्या हो जाएगा 4c. अब ये 4 से 4 कैंसिल और इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, या आप दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. अब कांस्टेंट है 4c को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 5y into e raised to power 2x इक्वल टू e raised to power 2x विद इन ब्रैकेट 2 sin x minus cos x plus c. Is it clear? This is the solution of first question. I hope the concept is clear to you. Okay.
Now our next question is question number 2. dy by dx plus 3y equal to e raised to power minus 2x. Again, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डिग्री कितनी है 1, राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट मींस p मेरा क्या होगा 3 और यहाँ q क्या होगा e रेज टू पावर माइनस 2x। तो कंपेयर करोगे जो फर्स्ट फॉर्म से, अगेन ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी, तो p विल बी इक्वल टू 3, q विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। p आपका क्या है 3 dx, dx क्यों विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 3x। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या होगा फर्स्ट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन क्या था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये क्लियर हो गया। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e रेज टू पावर 3x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q, वैल्यू ऑफ q इज e रेज टू पावर माइनस 2x, तो e रेज टू पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर 3x और ये हो गया dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव y इंटू ई रेज टू पावर 3x, बेस सेम है तो पावर क्या होगी मल्टीप्लाई में प्लस, तो e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 3x, 3x माइनस 2x हो जाएगा e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन y इंटू e रेज टू पावर 3x इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस c। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next part is question number 3, dy by dx। Again डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो इसको आप कैसे लिखोगे dy by dx प्लस 1 by x, सॉरी dy by dx प्लस 1 by x इंटू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, साथ में और डिग्री 1 है, तो ये आपका क्या हो गया p और ये आपका क्या हो गया q। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, आपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो p आपका क्या होगा 1 by x और q आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज y by x को आप लिखोगे 1 by x इंटू वाई। अब इसको ऐसे देखो तो p आपका क्या होगा 1 by x और q आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। स्टेप 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो p आपका 1 by x है, तो e रेज टू पावर log x। अब e और log तो एंटी लॉग होते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका x, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका x, तो y इंटू एक्स इक्वल टू q, वैल्यू ऑफ q इज व्हाट, वैल्यू ऑफ q इज एक्स स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ q वी विल पुट एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। तो जब आप एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो व्हाट वी विल हैव n प्लस 1 x रेज टू पावर 4 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू पावर 4 by 4 plus c। This is the final answer of this question. This is for today's class. From the next class, we will proceed with our next question, that is question number 4. Okay, thank you.